नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जब सत्य डोलता है, अशोक वानखड़े बोलता है। आज दिन भर की बड़ी खबर में सबसे बड़ी खबर ये नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार को ये कहा कि आप द केरल स्टोरी दिखाओ। ये हमने पहले भी इस एपिसोड में बात करते हुए कहा था कि किसी भी सरकार को किसी भी पिक्चर पे, फिल्म पे बंदी नहीं लानी चाहिए यदि उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाता है, या उसको ज्यादा महिमा मंडित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको यदि आप चुनाव के दृष्टि से भुनाना चाहते हो तो मुंह पे गिरना पड़ता है। कर्नाटक ने दिखा दिया। लेकिन आज की बड़ी खबर क्या थी? आज की बड़ी खबर थी हमारे कानून मंत्री रिजिजू को अपने मंत्रिमंडल से, मतलब अपने मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडल में बदलाव किया। उन्होंने 3 जगह बदलाव हुए। वो 3 बदलाव ये है कि रिजिजू का जो मंत्रालय था, कानून मंत्रालय, वहां से वो अब अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान, इस मंत्रालय का कार्यभाग देखेंगे। उनके जगह मेघवाल जी, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के राज्य मंत्री थे और कल्चरल मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, सांस्कृतिक मंत्रालय में, वहां का चार्ज उनके पास बना रहेगा। और वो अब स्वतंत्र रूप से, यानी उनका प्रमोशन किया गया, स्वतंत्र प्रभार उन्हें कानून मंत्रालय का मिला। इसलिए अब वो नए कानून मंत्री देश के बघेल साहब होंगे। राजस्थान से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, लेकिन साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कल्चरल मंत्रालय का, ये दोनों डिपार्टमेंट का जो प्रभार है उनके पास बना रहेगा। उसके बाद जो उसके बाद जो एक बदलाव, मतलब ये दोनों जो उनके राज्य मंत्री थे कानून मंत्रालय में, एसपी बघेल साहब, उनको भी वहां से हटा लिया गया है। मतलब कानून मंत्रालय पूर्ण रूप से सफाई की उन्होंने। और उन्हें दूसरा जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, वहां राज्य मंत्री का प्रभार उनके पास, क्योंकि हम ये राज्य मंत्री थे, वहां राज्य मंत्री बना के भेजा गया। मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, कर्नाटक के बाद लगा विस्तार होगा, कुछ मंत्री बनाए जाएंगे, ये भी लग रहा था। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार अब टिक गई है तो उनके जगह कोई मंत्री आएगा, ये लग रहा था। ये तमाम चीजें लग रही थी। लेकिन उसके बाद एकाएक इसी बीच में ऐसी क्या पड़ी कि कानून मंत्रालय का मंत्री बदलना पड़ा। इसके पहले भी पिछली बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, तब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हटाए गए। ये क्यों हटाए गए पता नहीं, क्योंकि वो बहुत मैच्योर्ड थे, अच्छे वकील माने जाते थे और मंत्रालय ठीक ठाक हैंडल कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि वो हाईकमान के नजदीक नहीं थे, क्योंकि ट्रिपल तलाक वाला कंसेप्ट उन्हीं का था दिया हुआ, और उन्हीं के बदौलत उनको कायदा मंत्रालय मिल गया, मतलब कानून मंत्रालय मिल गया था। लेकिन उनका जाना भी लोगों को समझ में नहीं आया, और रिजिजू का जाना भी समझ में नहीं आया। लेकिन जो इसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाता है, वो ये पढ़ा रहे हैं, क्या रिजिजू जो बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं सरकार को असहज कर गए। जितना मैं जानता हूं वर्तमान मंत्रिमंडल को, जितना मैं जानता हूं इस सरकार को, मुझे नहीं लगता कि किरण रिजिजू स्वयं कुछ बोल रहे होंगे। उन्हें शायद वो स्क्रिप्ट दी जाती होगी, या ऊपर से कुछ आदेश थे जिस हिसाब से उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ या न्यायपालिका के खिलाफ एक फ्रंट खोल दिया था। और उस फ्रंट के चलते कई ऐसे मसले थे जो वो बोल गए। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पे, जो सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बारे में जो अपॉइंटमेंट के अधिकार थे, उसको लेके, जो एक कॉलेजियम होता है, मतलब कुछ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक ग्रुप बना लेते हैं या एक कॉलेजियम बना लेते हैं, जिसमें वरिष्ठ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में होते हैं वो होते हैं, और वो मिलके नए सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन सरकार को देते हैं। उसको लेके भी तकरार चली रही कई जगह पे। उसके बाद जिस हिसाब से रिजिजू बोल रहे थे, उनका ये वक्तव्य कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, ये असंवैधानिक है, ये इसमें जवाबदेही नहीं बनती सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय सरकार और संविधान
जनता और सरकार के बीच में सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, ये जब उन्होंने सवाल पूछा, तो ये भी लग रहा था तो फिर क्या हमारे यहाँ न्यायपालिका होनी ही नहीं चाहिए? क्या न्यायपालिका का अंकुश ज़रूरी नहीं है? या हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका यूँ ही बनाई? ऐसे भी सवाल उठते थे। उसके बाद जो बातचीत हमारी यदि हमने देखी आगे, तो उन्होंने एक जगह तो ये तक कह दिया कि जो रिटायर्ड जजेस है, वो गैंग ऑफ एंटी इंडियंस है। एंटी भारत के विरोध करने वाला एक गैंग है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, रिटायरमेंट के बाद भी एक उनको लगता है उनका सामाजिक दायित्व है, तो समय-समय पे रिटायर्ड न्यायाधीश भी अपना वक्तव्य देते रहते हैं। या कभी वो सर्वोच्च न्यायालय के अपने ही न्यायाधीशों के बारे में भी कुछ टिप्पणी करते हैं, सरकार के बारे में भी टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी यदि है और आपकी टिप्पणी यदि अधिकार से टिप्पणी करते हैं, सरकार को नहीं अच्छी लगी तो सरकार उसका खंडन कर सकती है। सरकार सही क्या है ये सामने रख सकती है, लेकिन उन्हें सीधा भारत विरोधी गैंग कह के कैसा आपने कह दिया। ये भी कहीं न कहीं डाउन द लाइन समाज में भी ठीक नहीं गया। और जिस हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय खासकर चंद्रचूड़ साहब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, उसके बाद जिस हिसाब से डिसीजंस आ रही है, मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें एक तरफ़ा कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो सरकार के विरोध में ही हैं। कई ऐसे डिसीजंस में मिले आपको मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ, हाल ही का जो डिसीजन मैंने बताया कि उन्होंने द केरल स्टोरी को डिफेंड करते हुए कहा, इसके ऊपर कोई राज्य सरकार बंदी नहीं ला सकती। उन्होंने इस बात को कह के कहीं न कहीं भाजपा और वर्तमान सरकार के फ़ेवर में बात जाती है। लेकिन उन्होंने संवैधानिक रूप से जो है ठीक वो समझा। एक सबसे बड़ी उदाहरण है उनके ट्रांसपेरेंसी की, कि गुजरात में जिन जजेस का प्रमोशन हुआ, उसको स्टे देते हुए जब उनके पास केस आया तो उन्होंने उसको स्टे दिया। स्टे देने के बाद जो जजेस का प्रमोशन हुआ था, वो फिर सर्वोच्च न्यायालय आए और उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल करके बोला कि साहब आपने स्टे दिया, इससे सरकार एक मैसेज अलग जाता है और उस वजह से हमें लगता है हम अपमानित हो रहे हैं, हम भी न्यायाधीश हैं, भले ही लोअर कोर्ट के हो। इस बात को भी, इस रिट पिटीशन को भी उन्होंने सुनने के लिए एक्सेप्ट कर दिया। इसका मतलब अपने दिए हुए डिसीजन के खिलाफ यदि कोई दुखी होके फिर न्याय माँगने आता है, तो उसको भी जगह देते हैं। यदि इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी ब ब न्यायपालिका में हो, तो फिर हम कैसा कह सकते हैं कि वो किसी के खिलाफ हो सकते हैं। हाँ, सरकार यदि असंवैधानिक काम करे, सरकार यदि संविधान को अपने हिसाब से पढ़े, सरकार कानून को अपने हिसाब से सोचे, सरकार मन की बात करे, जन की बात नहीं सुने, ऐसे समय पे सर्वोच्च न्यायालय का अंकुश बहुत ज़रूरी होता है। वही सर्वोच्च न्यायालय करता आ रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस अंकुश से आहत होके यदि सत्ता का मदमस्त हाथी हुंकार भरे, तो फिर अंकुश और कड़ाई से अंकुश का उपयोग होता है। कई बार फिर जख्मी हाथी पीछे भी चलता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार को इस बात का रियलाइज़ हो गया, खासकर कर्नाटक के नतीजों के बाद, कि कई चीज़ें हैं जो सरकार को बदलाव करनी होगी। सरकार मात्र मुग्ध होकर नहीं चल सकती, सरकार को अपने आलोचकों को भी सुनना होगा और आलोचकों को यदि सुनते तो कर्नाटक में ये हार नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत सारे अभी केसेस पेंडिंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय जिस हिसाब से चल रहा है इस हिसाब से सरकार को कई जगह डर भी लगता होगा। इसलिए हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने उन्होंने एक नाज़िर भी पेश की कि सर माँ-बाप हमसे गलती हो गई है, हमने गलती रेक्टिफ़ाई की। जो हमारा लड़का शैतान था, जो शैतानी करता था जो गड़बड़ करता था, उसको हमने दूसरी जगह भेज दिया है। तो शायद ये मैसेज देने की बात कर रहे हैं। जो मेघवाल साहब हैं, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। ये सुलझे हुए इंसान हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर करके जाने जाते थे। वो लॉ मंत्रालय में वो प्रगल्भता लाएँगे, वो मैच्योरिटी लाएँगे, जिसकी नितांत ज़रूरत थी। रिजिजू अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं कह सकता कि वो कोई बुरे इंसान हैं, लेकिन युवा है, पहली बार इतना बड़ा मंत्रालय मिला, तो फिर जिसकी कृपा से मंत्रालय मिला, वो जो कहते गए होंगे, ये बोलते गए होंगे। क्योंकि रिजिजू भी पढ़े लिखे हैं, वो इतना लेवल पे इस लेवल पे बात नहीं करेंगे, जो लेवल हम बिलो द बेल्ट बोलते हैं। अब इस पूरे एपिसोड को जो मैंने आपके सामने बोला है, इसमें सत्य कहाँ डोला? यहाँ सत्य ये डोला कि जब रिजिजू कह रहे थे कि कॉलेजियन सिस्टम गलत है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, असंवैधानिक है। ये उनका सत्य था जो डोला। वो कहते थे रिटायर्ड जजेस
जो सर्वोच्च न्यायालय को कई बार सरकार विरोधी फैसले लेने के लिए अपनी टिप्पणियां करते हैं, वो एंटी इंडियन गैंग है, भारत विरोधी गैंग है। ये सत्य उनका सत्य उन्होंने बोला जो डोला। वो डोला तो इतना बुरी तरह से डोला, सिर्फ मैं ही नहीं बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कलम भी बोली, राष्ट्रपति भवन का आदेश भी बोला, और रिजिजू को अपना मंत्रालय छोड़ के अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पे जाना पड़ा। इस समय पे सिब्बल साहब ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट बहुत कुछ बोल के जाता है। सिब्बल साहब ने कहा रिजिजू को कि मेरे दोस्त, कानून के पीछे का विज्ञान, न्यायपालिका के पीछे का और कानून के पीछे का विज्ञान शायद आप नहीं समझ पाए। अब पृथ्वी का विज्ञान समझने का प्रयास करना। ये बहुत कुछ बोल जाता है। तो इसीलिए सत्य डोला तो मैं बोला। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।